राजस्थान के कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने पानी की समस्या के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप है कि पिछले 3 महीने से शहर के कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई बेहद कम की जा रही है, जिसका विरोध जताने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इलाके में पानी की बढ़ती समस्या के मुद्दे पर इन लोगों ने अकेलगढ़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक मार्च निकाला और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं, जो हाथों में गहलोत सरकार के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां और बीजेपी का झंडा लेकर अपनी आवाज बुलंद करती थी। बाद में इन लोगों ने सरकार से पानी की समस्या दूर करने की अपील की। अगर पानी की समस्या दूर नहीं होती तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 2 दिन में पानी की समस्या दूर नहीं होने पर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। सौभाग्य की बात यह कि फरवरी के महीने में पीने के पानी का संकट अगर आंदोलन की वजह बन जाए तो हमको समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जल के लिए जंग कितनी घमासान होने वाली है। राजस्थान में हालात और गंभीर दिख रहे हैं, क्योंकि पानी का संकट चंबल नदी के किनारे बसे कोटा शहर से शुरू हुआ है। बाकी इलाकों में प्यास बुझाना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि राजस्थान में पिछले 10 साल में भूजल स्तर 63% इलाकों में नीचे गया है। ये बात सरकार भी मान चुकी है कि जमीन के नीचे पानी तेजी से खत्म हो रहा है। ऊपर से जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून की बारिश भी बेतरतीब हो रही है। पिछले साल राजस्थान में कई शहरों में बाढ़ आ गई, जबकि कोटा, टोंक, बूंदी, बारां, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर में सामान्य से कम बारिश हुई। इसलिए तालाब और जलाशयों में भी पानी इतना नहीं है कि सबकी प्यास बुझ सके। और वहाँ जो सदियों पहले कुएं और बावड़ियाँ बनाई गई, उनके पानी को हम लोगों ने इतना गंदा कर दिया कि अब वो हमारे लिए जहर बन गया। कुल मिलाकर राजस्थान में न तो जमीन के नीचे पानी है, न जमीन पर, और आसमान से पानी आने में भी अभी 4-5 महीने इंतजार करना होगा। तब तक रेगिस्तान की तपती गर्मी में हम लोगों का क्या हाल होगा, ये सोचकर अभी से पसीने छूट रहे हैं। इसी जल संकट को समझते हुए केंद्र सरकार ने जल से नल योजना शुरू की है। हर घर तक नल का पानी पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बारिश का पानी सहेजना नहीं सीखेंगे, नदी, तालाब और कुएं का पानी गंदा करते रहेंगे, तो घर में नल तो लग जाएगा, लेकिन पानी के लिए तब भी तरसना ही पड़ेगा। 1 मार्च से कोरोना की वैक्सीन लगाने का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने पर सरकार का जोर होगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि 60 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को 1 मार्च से कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा। इसके अलावा 45 साल से बड़ी उम्र के उन लोगों को भी टीका मुफ्त लगाया जाएगा जो किसी दूसरी गंभीर बीमारी की चपेट में है। देश भर में 10,000 सरकारी केंद्र होंगे जहां टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि 20,000 निजी केंद्र भी होंगे जहां से पैसे देकर वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। हालांकि निजी केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने की कीमत क्या होगी, यह भी सरकार ने तय नहीं किया। 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से, और सरकारी केंद्रों में मुफ्त होगा। प्राइवेट में जो लेंगे उनको शुल्क देना पड़ेगा। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का एक हिस्सा होगा। कभी मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम की काया पलट का काम 2014 में शुरू हुआ, जिसे 236 एकड़ में फैले बेहद आधुनिक स्पोर्ट्स एन्क्लेव में बदला गया। स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन करने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ पंडितों ने भूमि पूजन करवाया। फिर शुरू हुआ क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन का कार्यक्रम। उद्घाटन के डिजिटल बोर्ड पर नाम पढ़कर ही सबको यह पता चला कि स्टेडियम का नया नाम दिया गया है। वो स्टेडियम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना माना जाता है, उसे उन्हीं के नाम पर जाना जाएगा। न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। उद्घाटन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति और गृह मंत्री के अलावा खेल मंत्री किरेन रिजिजू और गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ उद्घाटन कार्यक्रम के फौरन बाद स्पोर्ट्स एन्क्लेव के बाहर लगा बोर्ड भी बदल गया। एक नया बोर्ड लगाया गया जिसमें ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नीचे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लिखा गया।
लेकिन ये स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है, जिसकी शुरुआत को क्रिकेट जगत की एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 लोगों के एक साथ बैठकर मैच देखने का इंतजाम है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे स्टेडियम में मुमकिन नहीं। स्टेडियम में डे नाइट मैचों के लिए एलईडी लाइट लगाई गई हैं। देश का ये पहला स्टेडियम है जहां क्रिकेट मैच एलईडी लाइट में खेले जा सकेंगे। इन लाइटों को लगाने के लिए कोई पिलर या ऊंचे ऊंचे खंबे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एलईडी लाइटें ज्यादा रोशनी देंगी और कम बिजली का इस्तेमाल करेंगी। इसके अलावा लाइट के कारण गर्मी बढ़ने जैसी कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेडियम में 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, 4 ड्रेसिंग रूम, 76 कॉर्पोरेट बॉक्स बनाए गए हैं। हर कॉर्पोरेट बॉक्स में 25 लोगों के बैठने का इंतजाम। सबसे खास बात यह कि ये दुनिया का पहला ऐसा स्टेडियम है जहां 11 पिचें बनाई गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि स्टेडियम में कितनी भी बारिश हो जाए, बारिश रुकने के महज आधे घंटे के अंदर पानी पूरी तरह सूख जाएगा और दोबारा मैच शुरू किया जा सकेगा। इसके अलावा पूरे स्टेडियम में एक भी पिलर नहीं है, जिसका फायदा यह होगा कि स्टेडियम के किसी भी कोने से दर्शकों को मैच देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए इमरान सरकार अब बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पीओके में हालात बेहद खराब हैं, जिसकी वजह से वहां के कई बड़े जिलों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अब वहां के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अपना हथियार बनाया। इसके लिए वहां की खुफिया एजेंसी ISI की शहर पर अपनी सेना अपना आवाम नाम से एक मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत कोटली, बाग, मीरपुर और नीलम घाटी समेत कई इलाकों में रैलियां की जा रही हैं, जिनमें मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल कर उनसे पाकिस्तानी सेना के समर्थन में नारे लगवाए जाते हैं। खबर है कि इस काम के लिए ISI ने मदरसों में पढ़ाने वाले 20 मौलवियों को काम पर लगाया है, जो चंदे के नाम पर पैसा जमा कर पाकिस्तानी सेना के समर्थन में रैलियों का आयोजन करते हैं। फरवरी खत्म होने से पहले ही दिल्ली के लोगों को गर्मी की आहट महसूस होने लगी है। लोगों के लिए गर्म कपड़े पहनना मुश्किल हो रहा है और गर्मी से बचने के लिए अभी से AC चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतम तापमान पिछले कुछ दिनों से लगातार 30 डिग्री के पार बना हुआ है। आमतौर पर दिल्ली में फरवरी में जो तापमान रहता है, यह उससे काफी ज्यादा है। दिल्ली का जो सफदरजंग का तापमान था वो 31.5 था, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा है। 31.5 डिग्री मंगलवार का अधिकतम तापमान था, जो बुधवार को 32.5 डिग्री पर पहुंच गया, जिसका असर भी दिखने लगा। दिल्ली की सड़कों पर फिर से लोग बिना स्वेटर और जैकेट पहने दिखने लगे। नींबू पानी के ठेलों पर फिर से लोग प्यास बुझाने के लिए पहुंचने लगे। एक बार फिर दिल्ली के लोगों को आइसक्रीम खाते हुए देखा जाने लगा। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। दिल्ली में आज बहुत गर्मी ज़्यादा है। गर्मी बहुत बड़ी है दिल्ली में फिलहाल तो। काम बढ़ रहा है, कुछ नींबू पानी कट रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि ठंड का ट्रेलर मार्च में फिर से दिखाई देगा। 28 के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा विंड में बदलाव आएगा, और विंड में जो बदलाव आएगा, यदि पहाड़ों से ठंडी हवाएं आ सकती हैं और उसकी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, तो वो तापमान में गिरावट लेकर आएगा। यही हाल मुंबई का भी है, जहां मौसम के जानकारों ने ठंड के अंत का ही ऐलान कर दिया। आ रहा है 24-25, इसका मतलब है कि हम लोग ठंडी खत्म होके हम लोग ग्रीष्म ऋतु की तरफ जा रहे हैं। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में कई बार अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया जा चुका है। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली और मुंबई में तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री ज्यादा चल रहा है, इसीलिए फरवरी में अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि हम जिस गर्मी से परेशान हैं, वो बहुत बड़े संकट की चेतावनी भी है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर माना जा रहा है, जिसे हमने ही पैदा किया है और इसका खमियाजा भी हमको ही भुगतना पड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में असामान्य बढ़ोतरी की वजह से भारत में सूखा और बाढ़ की आशंका लगातार गहराती जा रही है। इस बार की गर्मी से दिल्ली और मुंबई में पानी का संकट भी गहरा सकता है, क्योंकि समय से पहले गर्मी पड़ती रही तो अप्रैल मई आते आते नदियों और झीलों का पानी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। कई साल से हम लोग गर्मियों में पानी की जो किल्लत झेल रहे हैं, वो और गंभीर हो सकती है। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश कर सकती है। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया और लिखा कि पुदुच्चेरी के बाद उसकी नज़र महाराष्ट्र पर है। सामना में आरोप लगाया गया कि मार्च और अप्रैल के महीने में बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस शुरू करने की फिराक में है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होगी। यही नहीं, शिवसेना ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार को गिराना नामुमकिन है और सामना में लिखा कि जैसे बीजेपी के लिए दिल्ली बहुत दूर है, उसी तरह उसके लिए महाराष्ट्र भी काफी दूर है, क्योंकि जो उठापटक पुदुच्चेरी में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं होगी।
और महाविकास आघाड़ी सरकार मजबूती से काम करेगी। पुदुचेरी और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। पटना में विधानसभा के बाहर बलरामपुर सीट से सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम धरने पर बैठ गए। उन्होंने वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी पर धक्का मुक्की और बदसलूकी का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए उन्होंने विधानसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच वहां मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गए। ऐसा नहीं कर सकते। महबूब आलम ने आरोप लगाया कि जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तभी वहां तैनात एक पुलिस अधिकारी ने उनसे बदतमीजी की। बाइट दे रहे थे, इसी में प्रेस वाले को हड़काया गया, हमें धक्का मुक्की की जा रही है। इसके बाद मीडिया के लोगों ने उस पुलिस अधिकारी को घेर लिया, लेकिन उसने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर है ऐसा तो दिखाइए। बिल्कुल। विधानसभा के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में धरने पर बैठे महबूब आलम को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया गया। सौभाग्य की बात यह कि बिहार में विधानसभा भवन में जिस जगह नेता अपनी गाड़ियों से उतरते हैं, उसी के आसपास विधायक और मंत्री मीडिया से बातचीत भी करने लगते हैं। यह आम बात है। इत्तेफाक से सीपीआई-एमएल के विधायक महबूब आलम जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, तभी वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का वक्त हो गया और सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने विधायक और मीडिया को वहां से हटने को कह दिया। महबूब आलम लगातार चौथी बार विधायक चुने गए। उन्हें पुलिस वाले के बोलने का तरीका बुरा लगा और वो धरने पर बैठ गए। दिल्ली में महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए कंट्रोल एंड कमांड का उद्घाटन किया गया। डीटीसी के साथ क्लस्टर बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खास सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस दौरान वो सिस्टम के काम करने के तरीके को भी परखते नजर आए। सारी बसें एक साथ हम एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनका लाइव फीड देख सकते हैं। इस सेंटर से करीब 5,500 बसों की सीधी निगरानी की जा सकती है, जिसमें किसी तरह की दिक्कत होने पर महिलाएं पैनिक बटन दबाकर मदद मांग सकती हैं। डीटीसी बसों में आपका सफर और ज्यादा सुरक्षित हो, इसको देखते हुए एक कमांडिंग सेंटर बनाया गया है। इसके बाद कमांड सेंटर में बैठे कर्मचारी उस महिला से संपर्क कर उसकी मदद कर सकेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस को भी वहां भेज सकेंगे। इसके लिए वहां एक खास तरह का सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें डीटीसी के साथ क्लस्टर बसों को भी जोड़ा गया है। दावा किया गया कि ऐसी करीब 5,500 बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं, जिनकी मदद से बस में मौजूद महिला कमांड सेंटर से संपर्क कर सकेगी। इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारी बस के स्टाफ के साथ संपर्क करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी बस की निगरानी की जाएगी। ऐसे में अगर कर्मचारियों को हालात गंभीर मिले तो वो फौरन पुलिस को इसकी जानकारी देंगे। इसी के साथ पुलिस के साथ बस की लाइव लोकेशन, उसका रूट और दूसरी जरूरी जानकारियां भी साझा की जाएंगी, ताकि वो बिना वक्त गंवाए महिला तक पहुंच सके। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा महिलाओं की सुरक्षा रहा है। दिल्ली के हर कोने, हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर डीटीसी की बसों में मार्शल तैनात करने का मकसद भी यही था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही अब बसों की लाइव निगरानी के लिए सिस्टम बनाया गया है। अभी डीटीसी की बसों में इस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई तकनीकी दिक्कत नहीं आई तो डीटीसी की सभी बसों में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर उछाल आने से दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केजरीवाल सरकार देश के 5 राज्यों से आने वाले लोगों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाने के बाद ही दिल्ली में एंट्री देने पर विचार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। इनके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से दिल्ली आने वाले लोगों को भी अपनी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। इन 5 राज्यों से आने वालों पर सख्ती इसलिए करने की तैयारी है क्योंकि बीते एक हफ्ते में जो कोरोना मरीज सामने आए उनमें 86% इन्हीं जगहों से। खबर है कि 26 फरवरी की आधी रात से इसे लागू कर दिया जाएगा, जो 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक चलेगा। बताया तो यह भी जा रहा है कि विमान, ट्रेन और बस से राजधानी आने वाले लोगों पर ही ये लागू होगा, जबकि अपनी गाड़ियों से दिल्ली आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली में चूंकि अलग अलग राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी पैसेंजर आते हैं, तो हमको वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। मुंबई नगर निगम BMC ने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे सड़कों की सफाई करवाना शुरू कर दिया। मुंबई में बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रुपए का जुर्माना लागू है, लेकिन जो इसे देने में आनाकानी करते हैं उनके लिए BMC ने नई तरकीब निकाली।
और ऐसे लोगों से सड़कों की सफाई करवाना शुरू कर दिया ताकि वो दोबारा घर से बिना मास्क के निकलने से पहले 100 बार सोचें। मुंबई की मशहूर जुहू चौपाटी से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें बीएमसी के मार्शल बिना मास्क के घूम रहे लोगों से कचरा उठवाते नजर आए। मास्क लगाना कंपलसरी, आपको पता नहीं है, इसका सजा है उसका, ये कचरा उठाइए। बीच पर तैनात एक मार्शल ने बताया कि जो लोग जुर्माना भरने में नानुकुर करते हैं, उनसे सजा के तौर पर बीच की सफाई करवाई जाती है। अगर बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है फाइन भरने का, तो हम उनसे साफ सफाई करवाते हैं। इस दौरान जो लोग बिना मास्क के पकड़े गए, उन्होंने अपनी भूल सुधारने का वादा किया, जबकि कुछ अपनी गलती मानने के बजाय झगड़े पर उतर आए। हमको आपको लेके जाएंगे पुलिस चौकी। हालांकि मार्शल की निगाह से कोई भी बच नहीं सका और उन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे बीच की सफाई करवाई। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने तो पुरखों की इस नसीहत का भी मजाक बना डाला है कि जान है तो जहान है। अब तो हाल यह है कि हमारी जान बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की जान हल्कान हो रही। कोरोना महामारी शुरू हुई तभी से दुनिया भर के डॉक्टर समझा कर थक गए कि इस महामारी को फैलने से सिर्फ हम ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमको अपनी आदत में मामूली सा बदलाव करना पड़ा। धक्का मुक्की वाली भीड़ भाड़ लगाने से बचना था, मास्क पहनना था, यह भी हमसे ना हो पाया। हमें मास्क पहनाए रखने के लिए भी पुलिस की मदद लेनी पड़ी। अब हालात काबू में आते दिखे तो हमने फिर से मनमानी करके मुसीबत को वापस बुला लिया। अब मनमानी हम कर रहे हैं तो झेलना भी हमको ही पड़ेगा। प्रशासन और सरकार तो हमको हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। हमको भी अपनी गलती पता चले, उसके लिए भी जरूरी है कि हमसे कचरा साफ कराया जाए। क्या पता कि इसी से हमारे दिमाग में भरा लापरवाही का कचरा साफ हो जाए। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बजट में महिलाओं और किसानों को कई तोहफे दिए। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने का ऐलान किया और किसानों की कर्ज माफी के लिए बहुत जल्द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने की भी घोषणा की। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों को बिना ब्याज के 16,000 करोड़ का लोन देने का ऐलान भी राजस्थान सरकार के बजट में किया गया। साथ ही अगले साल से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की।